नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी आएगा निवेश, बदलेगा मध्य प्रदेश। जी हां, भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कई मामलों में ऐतिहासिक होगी। इस समिट में देश विदेश के बड़े उद्योगपति शामिल होने जा रहे हैं। वहीं अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे स्टार्टअप को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से बड़ा निवेश भी मिल सकेगा। इतना ही नहीं, मोहन सरकार की कोशिश तो विश्व बाजार में एमपी को एक ब्रांड के तौर पर पेश करने की भी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के विकास को नई उड़ान देगा और मोहन सरकार की नीतियां निवेशकों को कितनी पसंद आएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी। मध्य प्रदेश में निवेश आएगा भारी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी के सपनों को साकार करने अब नए नारे मेक इन एमपी को जोरदार तरीके से उठाया। वहीं समिट में उद्योगपति रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, माइनिंग, एमएसएमई एंड स्टार्टअप, अर्बन डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। सीएम का फोकस तो धार्मिक स्थान को पर्यटन के तौर पर भी विकसित करने पर है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विकास के साथ विरासत का संरक्षण करना भी अहम है। एक तरफ हम जब जीआईएस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारी क्षमता का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए रहे। दूसरी तरफ हमारी विरासत पे भी हमको गर्व करने का मौका मिले। आस्था पे श्रद्धा करते महाविकास के काम सभी प्रकार से चलाए जा सके, उस सिलसिले में कई सारे कामों की योजना बनी है। राजधानी भोपाल में निवेशकों का मेला लगने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करेंगे। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए हाल ही में मोहन सरकार ने कई नीतियों को मंजूरी भी दी है। हालांकि अब इस समिट को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है कि इन सारे सालों में आपने कितना इन्वेस्टमेंट इस मध्य प्रदेश में आया, कितने उद्योग लगे, कितने हेक्टेयर जमीन आपने उन उद्योगपतियों को दी और कितनों ने उसको वापस किया, और कितने बच्चों को उन उद्योगों से रोजगार मिला। इस पर एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ये शायद पहली मर्तबा होगा कि जब एक ही मंच पर देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में नीति, निवेश और नियोजन पर चर्चा होगी। हर सेक्टर के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और निवेशक मौजूद होंगे। दिग्गजों के एक मंच पर मंथन और संवाद प्रक्रिया से नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और मध्य प्रदेश के इतिहास में कह सकते हैं एक सबसे बड़ा आयोजन, क्योंकि इंदौर में भी हमने समिट्स देखी हैं कई सारी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की, लेकिन इसमें दावा किया जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर, जिसमें अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ऐसे तमाम बड़े नाम तो हैं, और छोटे छोटे निवेशकों को भी मौका मिल रहा है जो छोटी छोटी इंडस्ट्री चला रहे हैं, एमएसएमई, दूर दराज के कस्बों में लोगों को रोजगार दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था को सुचारू चलाने में प्रदेश की मदद कर रहे हैं। इसको किस नज़रिए से देखें, और ये जिस प्रकार से छोटे लोगों को भी तवज्जो दी जा रही, छोटे उद्योगपतियों को, वो मध्य प्रदेश के लिहाज से कितना अच्छा है? देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयोग है ये। और मध्य प्रदेश में 2 प्रयोग नए किए हैं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने। एक तो इससे पहले ग्लोबल समिट कभी नहीं हुई मध्य प्रदेश में। इन्वेस्टर्स मीट हुई है मध्य प्रदेश में, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट मध्य प्रदेश में पहली बार हो रही। ठीक उसी प्रकार उन्होंने जो रीजनल समिट का जो अभियान चलाया था वो भी पहली बार हुआ। तो मैं समझता हूं इस समिट में तीनों प्रकार के उद्योगपति हैं और निवेशक हैं वो आ रहे हैं। जैसा आपने खुद भी कहा कि स्थानीय स्तर के निवेशकों को भी आमंत्रित किया गया है, राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों को भी बुलाया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के निवेशकों को भी बुलाया है। और ये मध्य प्रदेश के इतिहास में वाकई एक सबसे बड़ा मेला उद्योगपतियों का, निवेशकों का होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से उन्होंने छोटे उद्योगपतियों को भी बुलाया है और टॉप को भी बुलाया है,
और जिस तरीके से वैश्विक दिशा चल रही है, प्रगति चल रही है उद्योग की और अनुसंधान की, वो खास तौर से दो क्षेत्रों में ज्यादा चल रही है। जी। एक आईटी में चल रही है और एक एआई में चल रही है। इस इन्वेस्टर्स मीट में इन दोनों प्रकार के उद्योगों के निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से हम दुनिया जिस दिशा में दौड़ रही है, जिस दिशा में प्रगति कर रही है, उस दिशा से दूर हम नहीं रह सकते। तो स्वाभाविक रूप से ये इन्वेस्टर्स मीट दुनिया की दौड़ के अनुरूप भारत को बनाना और भारत की प्रगति के अनुरूप मध्य प्रदेश को बनाना, उसके लिए बहुत ये सहायक होगी। इसमें 2-3 सावधानियों की बहुत आवश्यक है। जी। जिस तरीके से हम कई बार दौड़ लगाते हैं, तो दौड़ के लिए जहां स्पीड की आवश्यकता होती है, वहीं कहीं ना कहीं हमारे पैरों की बनावट भी ऐसी होनी चाहिए जो पैरों की बनावट जमीन को पकड़ करके चले। जो आमतौर पर वही पेड़ आसमान को छूते हैं जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी होती हैं। तो निवेशकों के आ जाने से मुद्रा परिचालन में होगी, मुद्रा परिचालन में होगी तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमको इस बात पर भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा स्थानीय शिल्प है, स्थानीय कौशल है, स्थानीय प्रतिभा है, स्थानीय प्रज्ञा है, वो हमारी कहीं गड़बड़ ना हो। मोटे तौर पर अगर, चूंकि कई बार मैं तो जो गांव से आता हूं, तो जी। मेरे गांव में एक कहावत चलती है कि दूध का जला छाछ को फूंक के पीना चाहिए, दूध के जले को। तो भारत अगर अंग्रेजों से दासानुदास बना है तो वो व्यापारियों के कारण ही बना है। तो हम बाहर के व्यापारियों को बुलाएं, ये बहुत आवश्यक है, पूंजी की हमको आवश्यक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सावधानी भी हमको बरतना पड़ेगी, ये बाहर के व्यापारी कहीं ना कहीं हमारी नब्ज को ना पकड़ लें। इन दोनों चीजों को साथ में रख करके एक संतुलन बना करके, एक तरफा जिंदगी कभी नहीं होती। ना तो हम अपनी जमीन से ही जुड़े रहे, दुनिया के आंख बंद कर ले, वो भी जिंदगी नहीं है, और केवल दुनिया को ही देखें और अपनी जमीन छोड़ दें, वो भी जिंदगी नहीं है। तो हमको कम से कम हमारी मौलिकता के साथ, जो मोदी जी का नारा है, विकास के साथ विरासत, तो हमारी जो विरासत है वो विरासत इन खंडरों में, भवनों में, मकानों में तो नहीं है। वो हमारी संस्कृति में है, हमारी भाषा में है, हमारी भूषा में है, हमारे भोजन में है, हमारे भ्रमण में है, हमारे भजन में है। ये जो कहीं ना कहीं बात होती है, उस पर हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सावधानी बहुत जरूरी है। जी। लेकिन जो आपने जिक्र किया दौड़ का, तो उसके लिए जरूरी है कि जो ब्यूरोक्रेसी के ब्रेकर हैं वो भी ज़्यादा तकलीफ ना दें, क्योंकि होता तो है कि उद्योगपति और सरकार दौड़ने का प्रयास करती है, लेकिन जो उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं हर्डल बन जाते हैं, ब्रेकर बन जाते हैं, कहीं नियम कानून के पच्चर फंसते हैं, कहीं अनुमतियों में दिक्कत होती है या कई दूसरी दिक्कतें होती हैं। देखिए, एक बात मनोज जी, एक बात बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझ लीजिए। मेरा अपना अनुभव यह है कि सरकार किसी की भी हो, वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, वो केवल लेवल होता है। सरकार वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, और ये ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम आज भी 99% अंग्रेजों के आधार पर चलता है। तो ये जो उद्योगपति होते हैं, उन उद्योगपतियों की इन ब्यूरोक्रेसी के साथ एक बहुत अच्छी तालमेल होती है, और वो दोनों जने जो तय कर लेते हैं, वो फिर फार्मूला सरकार को तय करते हैं। और सरकार, उसमें मुख्यमंत्री कोई भी हो, उसमें कहीं ना आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने 2 मुख्यमंत्रियों को फाइल पर विवश होते हुए देखा है। ऐसे 2 मुख्यमंत्री जो अपने समय के बहुत तेज तर्रार रहे, मुझे नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, एक वीरेंद्र कुमार सकलेचा और दूसरे अर्जुन सिंह। ये दोनों मुख्यमंत्री अपनी कार्यशैली के लिए और ब्यूरोक्रेसी से अपनी बात मनवाने के लिए जाने जाते हैं। अगर पर्ची पे लिखकर दे दिया सकलेचा जी ने तो होना ही है, अर्जुन सिंह ने दिया, मैंने देखे हैं कि माचिस की पर्ची पर अगर लिखकर दिया है तो आदेश हुआ है। तो ये दोनों मुख्यमंत्री भी कई बार ब्यूरोक्रेसी के आगे मुझे बहुत असहज दिखे। बाकी वो लोगों की तो फिर बात ही, अपन उसमें क्या करें। तो कुल मिलाकर के ब्यूरोक्रेसी तो हावी रहेगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा सिस्टम है। एक प्रसंग से ना होते हुए एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब तय हो गया था कि हम भारत को स्वतंत्र होगा और बंटवारा होगा, संविधान सभा में अंग्रेजों के एजेंट क्यों बैठे हुए थे? संविधान सभा में क्यों अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन को हमने अपना पहला गवर्नर जनरल, पाकिस्तान ने तो स्वीकार नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी संविधान सभा अपने आप बनाई। यहाँ की संविधान सभा कैसी बनी, कैसे साल भर तक बैठा रहा माउंटबेटन? तो वो पूरा का पूरा सिस्टम, आज जिस संविधान की हम बात करते, पूरा का पूरा सिस्टम उसमें सारा अंग्रेजों का धरा हुआ है। तो वो आज कल्पना कर सकते हैं, ये जो आईएएस का सिस्टम था, जो मेडिकल का सिस्टम था, ये सारी की सारी चर्च के नियंत्रण में हुआ करता था। इसके निर्णायकों में
आजादी के 25-30 साल तक चर्च इसमें इन्वॉल्व रहा। वो जो डॉक्टरों को डिग्री मिलती है ना, मैं नाम भूल गया उस संस्था का जो मेडिकल की रहती है ऑल इंडिया की, तो कुल मिलाकर के अंग्रेजों का सिस्टम है। आईएएस सर्विस आज भी उसी पैटर्न पर चलती है, इसलिए बहुत उससे तो कोई निपट नहीं सकता। उससे तो राम जी आ जाए वो ही कुछ ना कुछ कर पाएंगे। किसी इंसान में, मुझे भारत के इंसान में ताकत नहीं दिखती कि आईएएस को वो बिल्कुल विरासत से जोड़ दे। जी प्रभु जी, एक और नारा लगातार इसको लेकर हमने देखा पिछली सरकारों से, मेक इन एमपी। तो बेहतर नहीं हो कि मेक इन एमपी की जगह मेड इन एमपी, वो ज़्यादा कारगर साबित होगा? क्योंकि जो हमारे पास जो संसाधन है, होता ये है कि जो खनिज की बात करें, तमाम शहर यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते हैं, प्रोसेसिंग कहीं होती, बेचा कहीं जाता, उसका फ़ायदा किसी और को होता है। तो इस पर भी ज़रा फोकस रहे, क्योंकि जो लोकल लेवल पर छोटी इंडस्ट्री हैं या बड़े उद्योग हैं, वो हमारी मध्य प्रदेश की ज़रूरत के हिसाब से अभी हो ये रहा है कि जिस उद्योगपति की ज़रूरत है वो अपने हिसाब से उद्योग सोचता है, लगाता है। देखिए मनोज जी, पैसा जो लगाएगा वो अपने हिसाब से ही सोच के लगाएगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो या कोई सा भी राज्य हो। मेक इन वाला ये जो नारा, ये चूंकि मोदी जी आए हैं, मोदी जी को कुछ ना कुछ लीक से हटके करना था। जैसा भी भाई साहब बता रहे हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो जिस तरीके की व्यवस्थाएं हम ढो रहे थे, फिर उन व्यवस्थाओं को बदलना, तो मोदी जी को कुछ नया करना है कि मैंने कुछ किया है, एक बदलाव वो दिखाना चाहते हैं। तो उन्हें हर चीज़ को एक नए तरीके से नई टर्मिनोलॉजी दी है, उसमें मेक इन इंडिया, तो उससे हो गया मेक इन एमपी। इसका बस वही है कि हमारा कच्चा माल बाहर जाता है, वहाँ से आता है, असेंबल होकर हमको मिलता है। आज आईफोन भारत बना रहा है, ये हम बड़ी गर्व से कहते हैं, लेकिन आईफोन भारत में असेंबल हो रहा है, बिल्कुल वो बना नहीं रहा है। सारे पुर्जे जो है चीन से बनकर आते हैं, यहाँ पर केवल असेंबलिंग होता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ असेंबल होते हैं, उसको मेक इन इंडिया का नाम देके अपनी ब्रांडिंग, अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि हमने बहुत सारा देश में बदलाव। और वो चीनी कंपनी उस पर एक लोगो लगा देती कि मेड इन इंडिया, मेड इन। तो ये जो है ये एक फर्क है इसका। और जहाँ तक जीआईएस की बात है मनोज जी, तो निश्चित तौर पर ये राजधानी में हो रही है, एक बड़ा बदलाव है भोपाल में होना। क्योंकि अभी तक जितनी भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, 6-7 तो मैंने ही अटेंड की हैं। पहले 2 खजुराहो में हुई थी, बाद की इंदौर होती रही। तो उसके पीछे लॉजिक यही था कि जो है भोपाल चूँकि भले प्रदेश की राजधानी है, लेकिन यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी आएंगे उद्योगपति या देश के उद्योगपति, उनको रोकने उनके लायक व्यवस्थाएं नहीं है। पहली बार ये मोहन यादव सरकार की उपलब्धि है, उनको दाद देनी चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि उनने जो है राजधानी में इन्वेस्टर समिट करने का निर्णय लिया। अब देखिए, हॉल नहीं है तो उन्होंने कहा कि मानव संग्रहालय में बड़े पंडाल लगा के बिल्कुल आयोजन किया जाएगा। इंदौर में भी पंडाल लगा के आयोजन होते हुए हमने देखा। जीआईएस का आयोजन इंदौर में भी पंडाल लगाकर हुआ था, जब तक ये ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर नहीं बना था उसके पहले। लेकिन उसके बाद वो मजबूरी बन गई। आपने कहा कि अच्छे होटल इंदौर में, सब कुछ इंदौर में, तो आप प्रदेश में कोई उद्योग क्यों आएगा? आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल इसलिए जाएगा कि वहाँ की राजधानी कलकत्ता संपन्न है हर लिहाज से। वो महाराष्ट्र इसलिए जाएगा कि वहाँ की राजधानी जो है मुंबई संपन्न है हर लिहाज से। वो गुजरात इसलिए जाएगा कि वहाँ तमाम सुविधाओं के साथ वहाँ की राजधानी संपन्न है हर लिहाज से, कि वहाँ पर आप कितना भी बड़ा इवेंट कर लीजिए, कोई भी आ जाए उसको रुकने सारी व्यवस्थाएं। भोपाल इसमें कमज़ोर था, वो कमी ये दूर कर रहे हैं। अकेले इसी कमी के दूर करने से प्रदेश में निवेश की नई संभावनाएं सृजित होती हुई दिखाई देंगी मनोज जी, वो यहाँ पर हमको दिखाई देगा। ये बड़ा बदलाव इस पूरे में है जो मोहन यादव सरकार ने किया। यदि इनके पूर्ववर्ती सरकार होती, चाहे वो कमलनाथ की थी या शिवराज जी की थी, तो शायद वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाती। वो आज भी इंदौर पर आश्रित होती या खजुराहो पे आश्रित होती, वो वहीं जाती ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने के लिए। दूसरा एक बड़ा बदलाव इन्होंने जो है संभाग स्तर पर समिट करके किया है कि पहले ग्लोबल समिट के पहले जगह जगह पर जाके उस क्षेत्र से उद्योगपतियों को परिचित कराना, वहाँ की संभावनाएं टटोलना, तो वो है। अब जहाँ तक मेक इन और मेड इन का फर्क है, तो पहले मेक इन हो जाए, उसके बाद फिर हम मेड इन की दिशा में भी बढ़ सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए सरकार को, तो किसी भी तरीके से उद्योग आए, प्रदेश में लगे, और जो हर्डल्स हैं वो दूर किए जाएं, तो लगता है कि बेहतर काम होगा। ब्रजेश जी, क्योंकि आपने भी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमने सुना, और कमलनाथ ने भी एक बड़ा इंदौर में आयोजन किया था। फिर बात तो ये भी हुई थी कि आईफा का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि ब्रांड बन चुका है देश दुनिया में। लेकिन अब इसको लेके आपत्ति कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि अगर प्रदेश का भला होगा तो सबका भला होगा। देखिए मनोज जी, कांग्रेस तो विपक्ष में है, और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से अपना रोल निभाता है। वो सकारात्मक विपक्ष बन ही नहीं पाता कि अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ कर दे। वो वैसा विपक्ष नहीं बन पाता जैसा हमने अटल जी को विपक्ष के रूप में देखा था। तो आप कांग्रेस से क्या उम्मीद करोगे? वो तो वही आंकड़े बताएगा, और उसको कमियां कुछ रही हैं पुरानी जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई है, तो वो जाकर करना भी चाहिए, और उसको सचेत करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। सबक लेना तो हर एक का सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है सरकार ने उन गलतियों से भी सबक लिया। यदि कोई काम करता है तो गलतियां तो होती हैं,
तो आप देखिए कि लगातार नीतियां क्यों लेकर आए हैं। इसलिए नीतियां लेकर आए हैं कि उनमें इतने सारे आपने एक तरह से खजाना ही खोल दिया, आपने अपना प्रदेश का खजाना खोल दिया। आप इतनी सब्सिडी दे रहे हो, आप कौशल के लिए श्रमिकों के लिए आप किस तरह से 13,000 रुपये प्रति माह देने की बात कर रहे हो, 5,000 रुपये आप अब यहाँ पे जो काम करने वाले को यदि उद्योग कृषि से संबंधित लगाता है। तो सरकार जो नीतियाँ लेकर आई है वो इसलिए लेकर आई है कि पहले जो उद्योग आ रहे थे वो आए क्यों नहीं। हमने कमलनाथ की सरकार में देखा है कि उन्होंने कहा 75% आपको मध्य प्रदेश का ही युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। अब आपके पास कुशल श्रमिक नहीं है, उस तरह के युवा नहीं है आपके साथ, तो हरियाणा सरकार में बीजेपी तो ने फिर कहा कैसे था उद्योग लगाएगा कोई। तो आप देखिए कि आपको वो सब सुविधाएं देना पड़ेंगी ना पहले उद्योगपतियों को, कि आपके लिए देखिए हमने भूमि दे दी, सिर्फ इतना ही नहीं है ना, आप बिजली दो उनको, आप उनको अच्छा माहौल दो, आप उनको एयर कनेक्टिविटी दो, आप उनको रोड बेहतर बना कर दो। इसके साथ साथ अपने प्रदेश के युवाओं को उनकी स्किल डेवलप करके ऐसा उनको उपलब्ध कराइए कि उनको बाहर से कहीं लाना ना पड़े, तो उनका खर्च ना बचे। तो सब्सिडी के साथ साथ ये भी करना पड़ेगा। सिर्फ सरकार एक पाबंदी लगा देगी, जैसे कि उन्होंने कहा 75% ही आपको देना है, 75% आपको स्वरोजगार देना है, यहाँ के लोगों को रोजगार से लगाना है आपको। तो फिर कौन मजबूरी में करेगा भाई, उनके पास तो ऐसा है ही नहीं ना, इसके लिए नहीं है, तो बाहर से लाते हैं, दूसरे राज्यों से लाते हैं। और जी कई उद्योगपतियों ने इस तरह की समस्या बताई थी। जो हेडल की बात की आपने, जो प्रभु जी ने भी बात की, निश्चित तौर पर राजधानी में हो रहा है तो उसका फायदा होगा। और जो नीति बनाई है उसमें स्पष्ट है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं, वो कमेटी बनी है, चाहे उनके व्यवस्थाओं को लेकर बनी हो, चाहे मुझे लगता है इसके आगे भी कि जो इन्वेस्ट हुआ है, जहाँ इन्वेस्टरों ने जो निवेश के वादे किए हैं या जो MOU हुआ है, उसको आगे किस तरह से बढ़ते हुए देखा जाए, धरातल पर उतरते हुए देखा जाए। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि सरकार आगे भी प्रयास करेगी, क्योंकि पहले हमने देखा है कि निवेशक आते हैं और बाकायदा 5,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का, 500 करोड़ का MOU करके चले जाते थे। इसके बाद वादे दावे पे काम चल जाता था, 5 साल तक उनके पास जमीन भी रहती थी, लेकिन वादे हुए लेकिन पूरे नहीं हुए। हमने देखा कोका कोला की फैक्ट्री लगने वाली थी नर्मदापुरम में, आप देखिए कि जमीन दे दी गई थी, वहाँ पे बाकायदा बगीचे तैयार हो गए, और इसके बाद कोका कोला की फैक्ट्री वहाँ लगी नहीं। तो ये भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो उससे सबक सरकार ने लिया है मुझे लगता है, और वो जो गलतियां पहले हुई हैं उनसे देखते हुए अब आगे ऐसा ना हो, और इसलिए लक्ष्य रखा गया है कि हम 5 साल तक किस तरह से सब्सिडियां देंगे, हम 5 साल में आपको 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो जो बड़ा लक्ष्य रखा है, तो मुझे लगता है जो क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रभु जी भी जिक्र कर रहे थे, समिट हुई हैं, वो भी अपने कवर की हैं हमने, तो उसमें देखा है हमने कि छोटे छोटे जो रोजगारों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे जो निवेशक आ रहे हैं, जो 50 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, तो जो छोटी इकाइयां हैं उन पर भी सरकार ने उतना ही फोकस किया है। उनको भी सब्सिडी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की गई कि यदि आप फुटवेयर का काम करना चाहते हो, आप हरित उस पर काम करना चाहते हो, ऊर्जा पे काम करना चाहते हो, तो आपको उस तरह का माहौल देने के लिए उस तरह की सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा, कृषि आधारित प्रदेश है तो कृषि से संबंधित यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हो, कोई कंपनी या इकाई लगाना चाहते हो, तो उस पर अलग तरह की सब्सिडी दी गई है, चाहे वो 1 रुपये प्रति यूनिट तक की बिजली से लेकर तमाम तरह की सब्सिडी 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। तो ये एक तरह से देखा जा रहा है कि जो उद्योगपति आए मध्य प्रदेश में, वो ये मनसा से आ रहा है कि 1 करोड़ लगाएगा, 2 करोड़ का निवेश करेगा, लेकिन जब उसको ये नीति देखेगा और वो सरकार की जो सुविधाएं देखेगा, सब्सिडी देखेगा, तो हो सकता है वो 10 करोड़ का निवेश कर दे, वो 50 करोड़ का निवेश कर दे, क्योंकि सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, बाकी और लोग भी आकर्षित लोग प्रभावित हो जाएं। तो सरकार की जो मंशा है वो इस बार स्पष्ट दिख रही है कि जो निवेशक आए वो आए जरूर, लेकिन सिर्फ वादे करके ना चला जाए, वो यहाँ निवेश करके ही जाए और उसको धरातल पर भी उतारे। तो उम्मीद की जाना चाहिए सरकार के साथ साथ निवेशकों की सदिच्छा भी हो ऐसी, और वो केवल वादे ना करे, वादों को धरातल पर उतारने में सरकार की मदद करे। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निवेश को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के तमाम प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना सोने पर सुहागा हो सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि प्रधानमंत्री का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है, जिसके कारण कई सारे इन्वेस्टमेंट उनके भरोसे पर भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये ब्यूरोक्रेसी की चिंता है कि उस भरोसे को कैसे बरकरार रखें, ना वो प्रधानमंत्री का भरोसा टूटे, ना उद्योगपतियों का, और जो मुख्यमंत्री की सदिच्छा है उसको वो उसमें रोड़ा ना बने, उसमें सहयोगी बने। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।